नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। रांची पर महाभारत। दरअसल जैसे ही आज रांची सीट से जेएमएम ने महुआ माझी का नाम प्रस्तावित किया, प्रत्याशी के रूप में घोषणा की महुआ माझी की, वैसे ही गठबंधन की दरारें एक बार फिर बाहर आने लगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। आरोप सीधा साधा है कि महुआ माझी को ही तमाम बड़े पद क्यों, महिला आयोग में उनको अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। अभी राज्यसभा 1 ही साल हुआ है, 4 साल का टेन्योर उनका बाकी है। इसके बावजूद महुआ माझी को आखिर रांची विधानसभा से प्रत्याशी क्यों घोषित किया गया है? आरोप कई हैं। कांग्रेस ने अलग मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सीट हमारी है, इस सीट को कांग्रेस को मिलना चाहिए। आदित्य विक्रम जायसवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, रबर स्टैंप बता दिया। और कांग्रेस के कई प्रदेश स्तर के नेता और जिला स्तर के नेता दबी जुबान पर इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कांग्रेस में रबर स्टैंप चल रहा है। जो जेएमएम कहेगा वही कांग्रेस करेगा। कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं झारखंड में अपना अस्तित्व और अपना जनाधार दोनों खोती जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रांची महानगर का, रांची विधानसभा का रण किधर जाता है। लेकिन आरजेडी ने जो बोला है वो बड़ा बवाल करवाने वाला है। आरजेडी की प्रत्याशी थी जिनको आरजेडी ने आश्वस्त किया था, रानी कुमारी, उन्होंने कह दिया कि महुआ माझी बांग्लादेशी हैं, ढाका की रहने वाली हैं और उन पर क्यों मेहरबान है सरकार। और यह मुद्दा सीधे सीधे भाजपा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको और भी सुनाएंगे कि आज हुसैनाबाद में हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने क्या कहा है। रांची सीट को लेकर आईएनडीआईए में घमासान, गठबंधन के सहयोगियों ने ही उठाए सवाल। हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। आरजेडी ने कहा महुआ माझी पर जेएमएम मेहरबान, पहले राज्य महिला आयोग का बनाया अध्यक्ष, 2019 में रांची से दिया गया विधानसभा चुनाव का टिकट, चुनाव में हार के बाद महुआ माझी को भेजा राज्यसभा और एक बार फिर रांची विधानसभा सीट से बना दिया गया प्रत्याशी। क्या कोई ढाका से आकर लिखेगा झारखंड की तकदीर? ढाका और बांका से आके झारखंड का तकदीर लिखे, ये कतई संभव नहीं है। मैं गलियों में मैं घूमती हूँ, जंगलों में मैं जाती हूँ, गरीबों के बीच मैं जाती हूँ, उनका दुख शेयर मैं करती हूँ, ना कि ढाका और बांका से आके लोग शेयर करते हैं। बीजेपी ने कहा वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई से डरती है सरकार। ये सोच के रखा है कि बांग्लादेश से लोग आएगा और हमें सरकार बनाने में मदद करेगा, इसीलिए ये घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को करेंगे झारखंड से बाहर। हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। रांची सीट जेएमएम के खाते में जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से आदित्य विक्रम जायसवाल के सवाल। राहुल जी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज 45 से 50% वैश्य समाज के लोग पूरे प्रदेश में हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व से यही जवाब मांगना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से, कि कितने वैश्य समाज के लोगों को आप लोगों ने लीड करने के लिए टिकट दिया। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता से मांगा जवाब। हम लोगों को कल तक कहा गया कि रांची सीट में क्लैरिटी नहीं है, तो ये डार्क में रखा जा रहा है, अंधेरा में रखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इस पे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय विधायक दल के नेता हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जवाब दें। हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि ऐसा स्थिति में आप लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान का ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं। किसी की व्यक्तिगत सोच और निजी स्वार्थ संगठन का हित नहीं हो सकता है। आईएनडीआईए ब्लॉक में तकरार,
महुआ कैसे जीतेंगी विश्वास। खतियान है, 1932 का खतियान है यहाँ पर, उनको पता नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या सीपी सिंह के विजय रथ को रोक पाएंगी महुआ। कि हम कोई भी सीट इसलिए चुनाव लड़ेंगे सीट में कि उस सीट को हम लोग जीत सके, सिर्फ कैंडिडेट देने के लिए नहीं। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी। एक बार फिर रुक करते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन हमारे साथ है। संजय जी स्वागत है आपका। और सीपीआई से अजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। अजय जी स्वागत है आपका। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के गेस्ट हमारी इनपुट की टीम कर रही है प्रयास की किसी से संपर्क हो जाए तो किसी को बुलाया जा सके, बुलाने का प्रयास कर रही है। देखते हैं कब तक वो लोग शामिल हो पाते हैं। फिलहाल बातचीत शुरू करते हैं। प्रतुल शाहदेव साहब, रांची की सीट हॉटकेक बन गई है। सीपी सिंह का नाम जैसे ही घोषित होता है, आज महुआ माझी जी का नाम घोषित होता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी दरार दिखाई देने लगता है। दोनों विरोध के स्वर बिगुल, अगर कहें तो विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं। कांग्रेस से आदित्य विक्रम जायसवाल, वहीं आरजेडी से रानी कुमारी जी ने कह दिया। रानी कुमारी जी कह रही है कि बांग्लादेशी हैं महुआ माझी जी। देखिए अभिषेक, बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं आपके चैनल में, और जिस तरीके से बताया गया है कि 1951 से 2011 के बीच में जो जनगणना के रिकॉर्ड है, संथाल में सिर्फ जो आदिवासियों की जनसंख्या थी वो 44% से घटकर 28% हो गई, यानी 16% की कमी हुई। और जो मुसलमानों की जनसंख्या थी वो 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% की वृद्धि हुई। तो जाहिर तौर पर जो बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ, और जो हम बार बार एक प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं, ये बांग्लादेश से जो आया अब्दुल है ना, इसने आदिवासियों के हकों का अतिक्रमण किया। भोली भाली आदिवासियों को अपने प्रेम जाल, मोह जाल में फांसा, और अब्दुल तो 4 शादियां कर सकता है, एक शादी इस आदिवासी बेटी से भी कर लिया, और उसके जरिए उसने लैंड जिहाद किया। पहले लव जिहाद किया, फिर लैंड जिहाद किया, आदिवासी के नाम की ज़मीन पर कब्जा किया, पॉलिटिकल जिहाद किया। इन आदिवासी बेटियों को खड़ा करके मुखिया, उप मुखिया, कई बार तो लोकसभा तक का चुनाव लड़ाया, जो मरियम मराडी और अब्दुल समीद का उदाहरण बार बार देते हैं बहुजन समाज पार्टी पर। तो उसके जरिए इसने पॉलिटिकल जिहाद किया। जो बेटियां जीतती थी उनको कभी सामने नहीं लाते थे। वो जो थे बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे, वही एक तरीके से सत्ता चलाते थे। आज रांची सीट की जो बात करें तो सिर्फ पिछले बार 6000 के आसपास का मार्जिन था, नहीं तो रांची हमेशा हम बड़े मार्जिन से जीते थे। सीपी सिंह साहब बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक हैं। विधायकों की अगर हम बात करें तो हर लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं। तो इस बार तो बहुत रिकॉर्ड मार्जिन के साथ हम जीतने वाले हैं। और जो एक बार राजद के नेता ने बड़ा प्रश्न उठाया देखिए, ये जो राजद के नेता ने प्रश्न उठाया, हमने प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि महुआ माझी जी जो हैं वो बांग्लादेश से हैं, ढाका वाका ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया। एक बांग्लादेश मोटे तौर पर मांग लेते हैं कि महुआ माझी जी को राजद की नेत्री कह रही है कि वो वहाँ की रहने वाली हैं। तो साहब, इनको एक बार स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं महुआ माझी जी का बयान आपके चैनल में सुन रहा था कि मैं खतियानी हूँ, लेकिन मैडम ने बड़े कन्वीनियंटली ये नहीं बताया कि किस गाँव की रहने वाली है, किस मौजा की रहने वाली है, खतियान क्या है, खेसरा क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया। साहब, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, हम भी चाहते हैं कि वो क्लैरिफाई करे, क्या वो खतियानी है या राजद की नेत्री ने जो आरोप लगाया क्या वो सही है, क्या वो रिफ्यूजी हैं या क्या वो वेस्ट बंगाल से आई हैं। ये तो एक बड़ा मूल प्रश्न चिन्ह हो गया ना। और ये प्रश्न चिन्ह इसलिए भी इस बार बड़ा है क्योंकि बांग्लादेश घुसपैठ हमारे एजेंडा में बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्योंकि इसने आदिवासियों के हकों पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया। महुआ माझी जी को सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। मुझे पता है जेएमएम के लोग शायद आपके चैनल में फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सब लोग छिप के देखते हैं आपके चैनल को, क्योंकि आपके चैनल की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। तो महुआ माझी जी, अगर आप देख रही हैं, आपके समर्थक देख रहे हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, कल अपना खतियान पटक दीजिए। और ओरिजिनल खतियान होना चाहिए साहब। हेमंत साहब के स्कूल ऑफ फॉर्जरी का वो खतियान नहीं होना चाहिए। और आज आपने अगर स्पष्ट कर दिया होता कि किस गांव की हैं, किस मौजे की रहने वाली हैं, तो ये सारी बातें नहीं होती। और जहां तक हुसैनाबाद की बात है, हेमंत विश्व शर्मा साहब ने जो बांग्लादेश का घुसपैठ उठाया है, इसको बाबूलाल जी बराबर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि साफ तौर पर, सीधे तौर पर
जो आदिवासी बेटियां हैं, आदिवासियों का हकों का अतिक्रमण हो रहा है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे। जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से इनकी शिनाख्त हुई है, 20 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की असम में, उसी तर्ज पर हम यहां भी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि यहां के स्थानीय मुसलमानों का छीना जाता अभिषेक। आप सोचिए, ये जो बांग्लादेश का अब्दुल है ना, वो आता है और अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनाएं हैं जो यहां के झारखंडी मुसलमानों के लिए होती है, उसे डकार जाता है। और सत्ता में बैठा ये गठबंधन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सिर्फ मुस्लिम बांग्लादेशी वोट बैंक के कारण चुप रहता है। स्थानीय मुसलमानों का हित हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से असम में स्थानीय मुसलमानों ने सबसे पहले बांग्लादेशी मुसलमानों का विरोध करना शुरू किया था, यहां भी वही स्थितियां बन रही हैं। लेकिन आज एक बड़ा प्रश्न यही है कि महुआ मांझी जी को स्पष्ट करना चाहिए। हमने आरोप नहीं लगाया साहब, राजद की बड़ी नेत्री है, मुझे लगता है महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी, उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए सच में है? और नहीं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, वो खतियान दिखा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, खतियान को हम भी क्रॉस चेक करेंगे और ये भी देखेंगे पंजी 2 में आपका नाम है कि नहीं है, और खतियान कब का बना हुआ ये भी चेक करेंगे। ये तुरंत का बना हुआ खतियान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हेमंत सरकार में सब कुछ संभव है। बहरहाल सीरियस मुद्दे पे लौटते हैं। अभी तक सीटों का घोषणा हुआ अभिषेक? मैं आपसे जानना चाहता हूं। सारी सीटों पर घोषणा नहीं हुई, कुछ सीटें बाकी। नहीं, इन्होंने घोषणा, गठबंधन का खाका घोषणा किया? कौन? गठबंधन की सीटों का घोषणा तो अभी तक सामने नहीं आया। भाकपा माले ने खुद को अलग कर लिया है। अभिषेक, यही बड़ा मूल प्रश्न है। सीटों पर नॉमिनेशन हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है साहब? इन्होंने तो सिर्फ कहा कांग्रेस और जो जेएमएम है वो 70 सीटों पर लड़ेगा, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगा, माले ने अलग कर लिया, वो कितने सीटों पर लगेगा। तो क्या बाकी बचे 11 सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी देगा, भले उसकी जगह हो ना हो। अब जैसे गढ़वा में गिरिराज सिंह साहब ने तो सपा को ज्वाइन कर लिया, सत्यानंद भोक्ता साहब का टिकट ही कट गया। पर आपको लगता है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इस कदर गठबंधन में डोमिनेट करता है कि एक तरीके से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो 41 सीटों पर लड़ा और कांग्रेस का 33-35 सीटें मांग रही थी, उनको इन्होंने कम कर दिया। और क्या बाकी कम्युनिस्ट ब्लॉक के दल ऐसे ही देखेंगे? उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी कि भाकपा माले तो बाहर नहीं, भाकपा माले की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ सीपीआई भी है, सीपीआई तो आपके बाजू में ही बैठे हैं। सबका कुछ ना कुछ बेस है इस प्रदेश में। तो जो भी लोग महागठबंधन की बात करते हैं तो इनको अलग करके क्यों बात करते हैं? ये सिर्फ मुख्यमंत्री का जेएमएम का गठबंधन है। मैं फिर से कह रहा हूं, महुआ मांझी जी, कंफ्यूजन की स्थिति, संशय की स्थिति राजद की नेत्री ने पैदा कर दिया आपको बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर। अब प्लीज कल खतियान लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, और वो कब का खतियान है, कैसा है, वो हम लोग भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। चलिए, हमारे साथ संजय रंजन साहब भी हैं, सीपीआई से अजय साहब भी हैं। दोनों लोगों से आप लोगों से आग्रह, थोड़ी प्रतीक्षा करें। हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ये बड़ा मामला हो गया है। महुआ मांझी राज्यसभा के सांसद हैं और आज जेएमएम के गठबंधन दल आरजेडी ने कह दिया कि वो बांग्लादेशी हैं, ढाका की रहने वाली झारखंड की तकदीर नहीं बना सकती। साफ कर दिया है रानी कुमारी ने आरजेडी से। दूसरी तरफ आदित्य विक्रम जायसवाल ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं तो अब राज्यसभा सांसद का मामला जांच के दायरे में आ गया है। अब तो पहले जांच करवाना पड़ेगा या फिर नॉमिनेशन करेंगी? क्या कुछ नजर आ रहा है रुचि, क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस में ये बातें जायज है, क्योंकि देखिए स्वार्थ की राजनीति जो होता आ रहा है, यानी कि एक तरफ कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि उनके खाते में ये सीट जाए, तो कांग्रेस के नेता की बात करें, कुमार राजा पहले तैयारी कर रहे थे कि रांची विधानसभा सीट अगर उन्हें मिलती है तो वो उससे पहले ही आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। उसके बाद देखिए आदित्य विक्रम जायसवाल की बात करें ले, वो अलग मोर्चा खोल दिए हैं। दूसरी ओर देखिए राजद को जो सीटें मिली हैं तो वो असंतोष जाहिर पहले से कर ही रहे थे, लेकिन आज जैसे ही जेएमएम की दूसरी सूची जारी हुई और उसमें महुआ मांझी का रांची विधानसभा के लिए एकमात्र नाम था महुआ मांझी का, तो उसे लेकर के वो सवाल खड़ी करती हैं और ये कहती हैं, ये तक वो कह देती हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। हालांकि बांग्लादेशी हैं इसका प्रमाण जो है उन्हें देना होगा बीजेपी के नेता। अभी आपने सुना कि बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी नहीं है तो वो अपने सारे साक्ष्य प्रमाण जो है वो सबके सामने रखें।
हालांकि देखना होगा कि इस पर महुआ मांझी का क्या एक्शन होता है। कल नॉमिनेशन करने वाली है, कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन फिलहाल रांची विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट बनती हुई दिख रही है। एक तरफ बीजेपी से विधायक सीपी सिंह यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह है और दूसरी ओर महुआ मांझी है। पिछले बार भी जबरदस्त टक्कर थी, अब इस बार देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर खाने में सब कुछ अगर ठीक चल रहा होता तो कांग्रेस भी जेएमएम का समर्थन कर रही होती, कांग्रेस के नेता आदित्य विक्रम जायसवाल समर्थन कर रहे होते। हालांकि कुमार राजा की क्या प्रतिक्रिया है वो तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुमार राजा भी रांची विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। कई लोग इस ताक में कुमार राजा तो आशीर्वाद यात्रा भी निकाल चुके थे, आशीर्वाद यात्रा ले रहे थे, पैम्पलेट भी बांट रहे थे रुचि, और ठीक ठाक अपनी पकड़ भी बता रहे थे रांची विधानसभा में। बावजूद इसके प्रदेश अध्यक्ष ने किसी की एक नहीं सुनी, किसी को एक नहीं देखा और सीट चली गई जेएमएम के खाते में। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि रांची विधानसभा की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुमार राजा जो है उन्हें पता था कि कांग्रेस को ये सीट नहीं मिलने जा रही है, बावजूद इसके वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, पर्चे भी बांट रहे थे। अभी फिलहाल उनका क्या रिएक्शन है, लेकिन आदित्य विक्रम जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि अब वो अलग से भी यानी कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत ही कम समय बचा है, चूंकि कल महुआ मांझी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। विवाद यहां से शुरू होता है कि जब आरजेडी नेत्री रानी कुमारी ये कह देती हैं कि महुआ मांझी बांग्लादेशी हैं। हालांकि देखिए नाराजगी जायज है, नाराजगी जायज इसलिए है कि क्या कोई और नेत्री या और कोई नेता जेएमएम में नहीं था। महुआ मांझी पिछले बार भी प्रत्याशी रही थी, हालांकि उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, अभी वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं। और ऐसे में पुनः एक बार उम्मीदवारी तय हो जाना यानी कि उम्मीदवार बना दिया जाना, तो अंदर खेमे में तो हलचल मची है। और ऐसे में सवाल तो बनता है अभिषेक, लेकिन क्या अब जो बांग्लादेशी के नाम पर ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, तो इसमें महुआ मांझी आगे क्या डिक्लेयर करती है? रुचि एक सवाल है, आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्टर भी हैं, अभी कई बीटों को कवर कर रही हैं आप। दरअसल मुझे भी पत्रकारिता करते काफी साल हो गए। मैं जिस तरह से रांची को देख रहा हूं तो बीजेपी का अपना एक कुनबा है, अपना दल है। अगर आजसू की भी बात करें तो कहीं ना कहीं रांची महानगर से आजसू एक समय में बहुत हावी रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रांची महानगर से सिमटता हुआ आजसू भी गांवों कस्बों तक अपने आप को और ग्रामीण इलाकों में आजसू की ज्यादा पकड़ बताई जा रही है। आजसू इस बात को स्वीकारता भी है, जेएमएम भी यह स्वीकारता है कि हम गांव की पार्टी है। अब अगर आप मुझे बता दें जरा सा कि रांची विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम के 5 ऐसे नेताओं के नाम बता दें जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष हो, जो रांची विधानसभा के हों, या जिनको किसी भी तरीके के विगत 5 साल में हम लोगों ने काम करते हुए देखा हो, कोई कवरेज किया हो कहीं पर कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सरकार के तरफ से ये मुहिम निकाली, कोई रैली निकाली या कोई जुलूस निकाला, किसी तरीके का विरोध किया। विगत सरकार जब 5 साल रघुवर दास की सरकार थी, उस समय कोई जेएमएम के कार्यकर्ता या नेता अगर रांची विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने प्रतिरोध किया हो। महुआ मांझी जी भी जब चुनाव हार गई, उसके बाद राज्यसभा का सफर उनका शुरू हो गया, तो क्षेत्र में तो सक्रिय रही नहीं। क्षेत्र में सक्रिय अगर आपसे मैं पूछूं तो कांग्रेस के 5 बड़े नाम आप बता दें, बड़े क्या जो नाम है प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नाम आप बता देंगी, बीजेपी के नाम बता देंगी, क्या आपके पास जेएमएम का नाम है आपके पास आपकी सूची में? बिल्कुल अभिषेक, जेएमएम के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो खास करके रांची विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता कम दिखती है। हालांकि कुछ नेता हैं जो अगर कार्यक्रम होता है तो वो आगे आते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा इस बात को स्वीकार करना होगा कि जेएमएम से ज्यादा सक्रिय कांग्रेस रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय रहते हैं, खास करके रांची विधानसभा की ही नहीं पूरे प्रदेश की बात हो तो कांग्रेस की सक्रियता जेएमएम के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रांची विधानसभा के लिए, तो रांची विधानसभा में जेएमएम के कंपैरिजन में चलिए मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य साहब है, वर्धमान कंपाउंड में रहते हैं, विनोद पांडे साहब है, महासचिव है, मनोज पांडे साहब है, ये 3-4 जेएमएम के बड़े नाम है, लगातार मीडिया के सामने भी आते रहते हैं। ये सब तो रांची विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन इनको कभी रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, जबकि ये सामान्य सीट है। ये इतने पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार जेएमएम के लिए, गुरुजी के लिए डेडिकेटेड, विनोद पांडे साहब तो न जाने कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्याशियों की सूची में दूर दूर तक कभी इन लोगों का नाम नहीं आता। तो क्या ये लोग रांची के लिए, विधानसभा के लिए प्रभावशाली नहीं है?
बिल्कुल अभिषेक, सवाल तो बनता है, चूंकि विनोद पांडे का भी आपने जिक्र किया, केंद्रीय महासचिव हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य की बात कर ली जाए, या फिर मनोज पांडे भी जेएमएम के सक्रिय नेता पिछले कई वर्षों से, यानी कि गुरुजी के साथ ही रहा करते थे। विनोद पांडे की अगर बात कर ले, अभी भी वर्तमान में हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो क्या उन्हें पार्टी उतनी मजबूत नहीं समझी या उस लायक नहीं समझी, या फिर एक महिला शक्ति को ही ये डिसाइड हो गया था कि महिला शक्ति को ही देना है, यानी कोई महिला प्रत्याशी ही उतारना है? तो देखिए, ये जेएमएम के अंदर खेमे की बात, अंदर खाने की बात है, लेकिन ये जेएमएम ही तय करेगी कि हमें किन्हें प्रत्याशी बनाना है, किन्हें प्रत्याशी चुनना है। लेकिन आज वो हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन हम बस कारण तलाश रहे हैं। जो कांग्रेस और आरजेडी सवाल उठा रहे हैं, ये कांग्रेस का और आरजेडी का सवाल है, जो जेएमएम के गठबंधन के दल हैं, कि महुआ मांझी ही क्यों, हर अच्छे पद पर महुआ जी ही क्यों। निश्चित तौर पर मैंने इसके पहले भी कार्यक्रम में कहा कि मैं खुद भी उनका समर्थक हूं, अच्छी लेखिका है, मैं पढ़ता भी हूं, उनकी किताब भी मैंने पढ़ी है और मैं स्वीकारता भी हूं कि बुद्धिजीवी हैं। लेकिन यह एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि किसी एक ही इंटेलेक्चुअल को सारे पद तो नहीं दिए जा सकते। महिला आयोग का पद भी दे दिया गया, राज्यसभा सांसद बना दिया गया, अब फिर विधायक। अगर वो चुनाव हार गई तब तो राज्यसभा में सांसद रह जाएंगी, क्योंकि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर चुनाव जीत गई तो फिर विधायक बनेंगे, राज्यसभा सांसद का पद खाली होगा, जो शायद कुणाल साडंगी या सत्यानंद भोक्ता दोनों में से किसी को संतुष्ट करने के लिए दिया जा सके। बहुत धन्यवाद रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। एक बार रुख सीपीआई से अजय साहब हमारे साथ हैं। अजय साहब, अब तो भाकपा माले ने भी अपने आप को अलग कर लिया। जमुआ से केदार हाजरा साहब को टिकट मिल गया, आखिरी समय तक भाकपा माले मुंह ताकती रही। लेफ्ट कहते हैं आप लोग, वाम दल अपने आप को लेफ्ट कहता है, मानता है कि कांग्रेस के साथ विचारधारा मिलती है, जेएमएम के साथ विचारधारा मिलती है। ये विचारधारा सर चुनाव के समय कहां खो जाती है? टिकट बांटने समय सारी विचारधाराएं गौण हो जाती हैं। ये सही बात आपने कहा कि वाम दलों को सब उपेक्षा करते हैं जब चुनाव आता है, तब जबकि आंदोलन की जब पृष्ठभूमि तैयार होती है, तो जब पृष्ठभूमि तैयार हम करते हैं तो वो आ जाते हैं, बड़े दल बनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हमारे सिवा कोई है नहीं। उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे वो बड़ी पार्टी, सब चीज़ को लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ते हैं, अपना पार्टी का अधिक से अधिक सब लड़ना चाहता है। लेकिन आप छोड़कर किसी दूसरी पार्टियों को बरगला कर नहीं रखना चाहिए था। मेरी साफ समझ है कि आपको सीटिंग सबको साथ में बिठाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, जो भी होता आपसे वार्तालाप स्पष्ट रूप से सामने बात करनी चाहिए था। किसी को ये मुगालते में नहीं रखना चाहिए था कि हम आपको ये सीट छोड़े, इतनी सीट आपके लिए छोड़े, इतनी सीट आपके लिए छोड़े, ये नहीं करना चाहिए। तो ये इंडिया ब्लॉक के जो भी निर्णायक यहाँ की भूमिका में जो है, उनको ये सोचना चाहिए था। इस पर हम बार बार कहा, मैंने आपके चैनल से भी कहा कि ये जब इंडिया ब्लॉक की आप बात करते हैं, तब इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो पहले इंडिया घटक दल में जितने सदस्य दल थे, आप उनकी बैठक करके तो पहले निर्णय करते कि क्या घटक के क्या संभावना बन सकती है, किसके साथ जाया जा सकता है, कौन कितनी सीट, ये उनका प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग इस परिस्थितियों को लोकसभा चुनाव से पहले से ही समझ रहे थे, इसलिए हमने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में सीपीआई ने पांच सीटों पर उम्मीदवार दिया था, और उस समय से लगातार हम जरूर कह रहे थे कि अगर गठबंधन होता तो आप हमसे बात करते तो हम आपके साथ आएंगे, अगर नहीं आते तो स्वतंत्र रूप से हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। और चुनाव हमने कई जगह पर, चूंकि हम क्षेत्रीय दल, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही हमारी जो भूमिका रहती है, हम गरीबों की, दलितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसके लिए हमने अभी 15 सीटों का अनाउंसमेंट किया कि 15 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हमने अपना सिंबल भी दे दिया। तो ये प्रक्रिया है, ये समझना है कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम जो सरकारी तंत्र है, उनको समझना है कि आपको सरकार में बनाने या इंडिया ब्लॉक को इस्टेब्लिश करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये लेफ्ट पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे ठिकरे पर केवल है, नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उनको साथ लेकर चलना चाहिए था या नहीं चलना था, ये उनको सोचना चाहिए था। दूसरी चीज, अभी रानी कुमारी जी ने जो महुआ मांझी जी पर बात उठाई, ये मैं आंतरिक मामला, किसी पार्टी का टिकट देने पे, आंतरिक मामले पे हमें बोलना भी नहीं चाहिए, ये जेएमएम का आंतरिक मामला। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है, तो रानी जी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे अगर रांची से, तो आपको आरजेडी, आपकी मातृ पार्टी आरजेडी है, आपको आरजेडी से टिकट मांगना चाहिए ना।
अगर हमको लगता कि ये प्रत्याशी ठीक नहीं है तो हम उसके पैरेलल में आप उसको खड़ा कीजिए, और खड़ा होकर आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। महुआ मांझी को अगर जेएमएम देती है, कांग्रेस नाराज है, ये उनका गठबंधन का आंतरिक मामला है, वो किस तरह से समझेंगे ये उनकी समझ है। आपने कहा कि विरोध है, हमारे सीपी सिंह साहब जी का संदीप वर्मा जी खड़े कि उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि बदलाव होना चाहिए। तो ये पार्टियों का लोकतंत्र में है, जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि हम उम्मीदवारी मेरी प्रस्तुत हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम, चाहे हमारे यहाँ भी सब लोग चाहते हैं कि जब इलेक्शन आए तो हम चुनाव में जाए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखें। ये पार्टी को तय करना है, कार्यकर्ता एक ही सिंबल दे सकते हैं आप, तो ये तय करने की जिम्मेदारी पार्टियों की होती है। इस आधार पर कार्यकर्ता अगर नाखुश होता को तो अपनी पार्टी पर ब्लेम करे ना, हम सीधे करें किसी दूसरी पार्टी पर क्यों? ये हमारा अधिकार का क्षेत्र है, आरजेडी जब करना चाहिए। आरजेडी अगर उनको टिकट देती है तो क्या नॉमिनेशन नहीं करेंगे? तो इनको रानी जी को किसी को और किसी भी तथ्य को, वो राज्यसभा में है, उनका पूरा डिटेल होगा। मैं राज्यसभा में मतलब ये तो बड़ा आरोप लगा दिया। हाँ, बड़ा आरोप तो बिना तथ्यों का अगर लगता तो क्या रानी जी को ये महुआ मांझी तो दे ही, रानी जी भी स्पष्ट करेगी कहाँ की है। हाँ, रानी जी को भी देना पड़ेगा। रानी जी को तो पहले प्रूफ देना चाहिए कि ये आप यहाँ से ढाका से फलाना जगह खतियान, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। आरोप लगाने से पहले आप किसी चीज को पुष्टि कीजिए। चूंकि हम लोग भी, जैसे आपने कहा, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, हम लोग भी कई उनकी किताबों को पढ़ा, कई बार बातचीत हुई, कई बार मुलाकातें हुई रांची में। उनको कम से कम हम लोग 40 साल से तो हम लोग भी देख रहे हैं। 40 साल से नहीं, हम तो व्यक्ति जो उम्र हम 40 साल से तो हम देख रहे हैं कम से कम। महुआ मांझी जी को जी 40 साल ना, ये सहमत नहीं अजय जी। 1960 के बाद वो जब जा है तब देख रहे हैं, तब से आप महुआ मांझी को देख रहे हैं नहीं, सक्रिय? ये संभव नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं हाँ, है। ये संभव हम भी नहीं। अजय जी, आप सीपीआई से आते हैं और सीपीआई स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती है। मैं कह रहा हूँ 40 साल से तो हम उनको जान रहे हैं। 40 साल से महुआ मांझी जी को जान रहे हैं, रांची की सक्रिय राजनीति, सक्रिय राजनीति में नहीं, सोशल सर्विस में। अच्छा, लेखिका के सक्रिय राजनीति में तो 7-8 साल जान रहा हूं मैं। उनसे पहले उनको साहित्यकार के रूप में देख रहा हूं, कई लेखकों को नाटकों को मैं देखा हूं, कई प्रगतिशील नाटक, अरे नाटककारों के बीच में उनको बातों रखते थे। वह इफ्टा में नाटक मत गई, वो लेखिका है। अरे लेखिका में करे, इफ्टा के कार्यक्रमों में मैंने कई बार देखा है। यानी वो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए संगठनों के भी कार्यक्रम में जाती आती रही है। हाँ, पहले जाती थी, इफ्टा से जुड़ी हुई थी कला। तो मैं कहा कर रहा हूँ कि इफ्टा से जुड़ी हुई थी, जो भी लोग कलाकार लोग सब जुड़े हुए थे। चलिए, तो हम उनको अपना पार्टी का मैं कह मैं उतना दिन से व्यक्तिगत भी जानता हूँ। ये मैं पार्टी लेवल पर, जो प्रतुल जी ने कहा कि राजनीतिक, तो मैंने उनको 2019 से देखा जब वो चुनाव लड़े। उससे पहले मैंने उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में उनका हमारा कोई जाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ। बस एक लाइन अभिषेक, मुझे संशय है कि पिछले 15 वर्ष से पूर्व में, अब अजय जी कह रहे हैं तो जरूर वो व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, जनता इन जनरल महुआ मांझी जी को 15 साल से पूर्व नहीं जानती थी, जब तक उनको पुरस्कार मिला था। जी चल, जानता तो मैं भी काफी पहले से हूं, लेकिन मुझे लगता है 15 साल से ज्यादा तो मुझे भी जानते हुए नहीं हुए होंगे। लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, तब संजय रंजन साहब से थोड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं। आंसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय रंजन साहब, जंग अब रोचक हो गई है। 2 मामले आ गए हैं आज। जेएमएम में बगावत की लहर है। ये मत कहिएगा कि आप लोगों से जुड़ा मामला नहीं है, उनके भीतर खाने की बात है, क्योंकि चुनावी रण में जहां जहां जिसका भीतर खाना अगेंस्ट का कमजोर होता है, वहां वहां आप लोग मजबूत होते हैं। अभिषेक, हम लोग टिकटें बांट दी, अब हमारे यहाँ कौन आएगा? अरे सर, आपके यहाँ कोई आएगा नहीं, लेकिन आप तो हरियाणा की पॉलिसी आपकी बड़ी जबरदस्त रही है ना, तो ये पॉलिसी के रास्ते तो खुल गए। झारखंड में भी अब आपके पास कई सारे रास्ते खुल रहे। चलिए, उस पर कभी और बात चर्चा करेंगे हम लोग। आज 2 बातें हुई हैं। एक कि दिनेश विलियम मरांडी साहब, साइमन मरांडी साहब के सुपुत्र, झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र दिनेश विलियम मरांडी साहब बुरी तरीके से आहत हुए हैं। दिनेश विलियम मरांडी साहब का टिकट कट गया, उनको लिट्टीपाड़ा से टिकट नहीं मिला, तेवर बगावती हैं, कई बातें उन्होंने कह दी, और यहां तक कह दिया उनकी कुछ पीसीआर की टीम के पास दिनेश विलियम मरांडी साहब की बड़ी बातें हैं। तो एक बात दिखाइए तो जरा सा, दिनेश विलियम मरांडी साहब की बड़ी बातों की जो ग्राफिक्स है, अगर निकले तो एक बार मुझे बताइए आप। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ दिनेश विलियम मरांडी साहब ने हमला बोल दिया संजय रंजन साहब, दूसरी तरफ बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा तो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हुसैनाबाद गए और वहां जाकर उन्होंने कह दिया कि मुझे जब कहा गया
कि कमलेश सिंह जी कि दिनेश विजय मरांडी साहब का जो बाइट है, बम्पर बाइट के साथ जो है, तो हुसैनाबाद जब वो जाते हैं तो वो ये कह दिया उन्होंने कि कमलेश सिंह साहब ने जब उनसे कहा कि हुसैनाबाद से लड़ना चाहते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को यकीन ही नहीं हुआ कि हुसैनाबाद नाम की कोई जगह झारखंड में है, झारखंड गठन के 24 सालों के बाद। तो आज उन्होंने दावा कर दिया कि सबसे पहले हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे। पहले आपको दिनेश विलियम मरांडी साहब की बड़ी बातें दिखा देता हूं, क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा साहब की भी बातें सुना दूंगा, क्या कुछ उन्होंने कहा संजय रंजन साहब, और उसके बाद चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा। दिखाइए एक बार। और 10 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो जाएगा, इन लोग का कार्यक्रम के कारण समाप्त हो जाएगा। अलाल दलाल को ला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक बना दिया है। हम लोग का बाप लोग गुरुजी अकेले पार्टी नहीं बनाए हैं। इसका मतलब कि आप अपने परिवार में 4 गो टिकट लीजिएगा और साइमन मरांडी का खानदान नहीं लड़ेगा इलेक्शन, आप ही लड़िएगा। जो आपको 15 साल से गाली दे रहा है आप उसको बना देते हैं, तो आप डरते हैं क्या उन लोग से? और कार्यकर्ता से आह्वान कर देते हैं ऐसा चोर चमाट लोग से सब बच के रहे, ये लोग का झांसे में नहीं आए। ये लोग जिस दिन अगर कुर्सी में बैठा उस दिन आग लगा देगा पूरा क्षेत्र में और पब्लिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुन ले, ये पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, पिंटू और पंकज मिश्रा जवाब नहीं दे। ये लोग कर्मचारी है, मालिक मालिक होता है, कर्मचारी कर्मचारी होता है। अब भूल जाओ वो सब चीज, क्या मानना है नहीं मानना है। वक्त गुजर गया, तीर चला गया, अब उसका जवाब के लिए तैयार हो जाओ। जवाब अतिथियों का रुख करते हैं। संजय रंजन साहब, सुना आपने, ये दिनेश विलियम मरांडी साहब थे, साइमन मरांडी का नाम किसी से अछूता नहीं है। मैं अभी आप इसके बाद सुनाऊंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने क्या कहा है। लेकिन एक तरफ महुआ माझी को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ आपके सामने वो भी आ गया कि राज्यसभा सांसद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है गठबंधन के ही दल ने। राजद की बड़ी नेत्री मानी जाती हैं रानी कुमारी, उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेशी हैं, ढाका की हैं। अब क्या क्या कहा उन्होंने, ये उनकी बातें। कांग्रेस ने अलग बवाल किया हुआ है, क्या सही क्या गलत अब ये तो जांच का विषय है, क्या होगा। लेकिन ये जो दिनेश विलियम मरांडी साहब कह रहे हैं, ये तो विधायक है लिट्टीपाड़ा से, और आज इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है कि हम लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ लुइस मरांडी की हालत भी जामा से वही हो गई। अगर लुइस मरांडी जी वहां से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर क्या कहेंगे, और लड़ते हैं तो जेएमएम के कैडर को क्या कहेंगे। कुणाल सारंगी की वही हालत है। लेकिन ये दिनेश विलियम मरांडी साहब का मामला बिल्कुल अलग है। इस बगावत को आजसू और बीजेपी एनडीए कैसे देखेंगे इसको आप लोग? मुझे लगता है कि आपने 3-4 चीजों को एक साथ सामने रखा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं जी। राजद की नेत्री ने जो प्रश्न पूछा है ये बड़ा एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन ने पिछले 1 महीने से जो डिबेट चल रहा है, कभी उन्होंने इस पक्ष को नहीं स्वीकारा कि घुसपैठ जैसी कोई सच्चाई भी झारखंड में है। ये इस बात को यहाँ मेरा थोड़ा ये है इनकार है सर जी। उन्होंने ये न स्वीकारा न नकारा, दोनों चीज नहीं किया। उन्होंने कहा अगर है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये नहीं कहा कि घुसपैठ नहीं है, क्योंकि भैया जांच में निकल के आएगा तब फिर कौन किसको क्या बोलेगा। बात कुल मिलाकर वही है जी। और कल जो हमारे एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने अपनी बातचीत जब शुरू की थी तो उन्होंने घुसपैठ की चर्चा की थी, डेमोग्राफी चेंज की बात उन्होंने कही थी। मुझे लगता है कि इतना गंभीर विषय है, और चूंकि ये भारत की अखंडता और आंतरिक स्वाधीनता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसको बहुत हल्के में खारिज कर देना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है, आदरणीय महुआ माझी को चाहिए कि इसका अगर उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर है तो वो सामने आए और उत्तर दें। और ये उनके ही गठबंधन के एक घटक दल ने आरोप लगाया है, पहली बात जी। दूसरी बात, जो हेमंतो बिस्वा साहब ने दिनेश विलियम मरांडी साहब ने जो भी कहा है, अच्छा,
चलिए तो पहले साथ में उनकी मैं इसके बात बाद को- आपको लाऊंगा, जी मैं आप जी लोगों जी को उसको दिखाऊंगा जो क्या। इन्होंने जो बात कही है वो इनकी आंतरिक पीड़ा है, ये इनका भोगा हुआ यथार्थ है। 5 वर्षों तक एक विधायक रहे और अचानक इनको टिकट से बेदखल किया गया, तो ये इनकी आंतरिक जो बेचैनी है और जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, जो इन्होंने सवाल किए हैं, ये बड़े ही सुलगते हुए सवाल हैं। मुझे लगता है कि इसका भी जवाब जेएमएम को ढूंढना चाहिए और अपने अंतर्मन में एक बार झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या एक ही परिवार है उसकी बादशाहत होगी या फिर अपने परिवार से दायरा बाहर भी बढ़ाएंगे, राजशाही चलेगी या जनतंत्र चलेगा, इस विषय पे एक आंतरिक बहस भी होनी चाहिए। हेमंत बिश्वा साहब ने जो बात कही है वो उनकी तो अभी बड़ी बातें आपको सुनाई ही नहीं है मैंने, उनकी पूरी बातें सुनाऊंगा आपको। जी, जी। लेकिन जामा की जिस सीट पर, अच्छा उस पर प्रतुल साहब का मैं एक बार रुख करूंगा। तुरंत एक बार अपने सहयोगी हमारे साथ शहनवाज भी जुड़े हुए हैं, एक बार शहनवाज से भी जरा रुख कर लेता हूं दिनेश विलियम मरांडी के मामले को लेकर। शहनवाज, एक तरफ बगावती तेवर पार्टी के भीतर हैं, दिनेश विलियम मरांडी ने अपना रास्ता करीब करीब किनारे कर लिया, घोषित कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और लिट्टीपाड़ा से जीतेंगे। आपको स्टीफन मरांडी साहब याद होंगे, स्टीफन मरांडी साहब ने हेमंत सोरेन साहब को परास्त कर दिया था दुमका में, और अब इस बार लिट्टीपाड़ा से ये दिनेश विलियम मरांडी साहब ने ताल ठोक दी है। निश्चित तौर पर अगर जामा से लुइस मरांडी को टिकट मिलता है तो वहां भी कोई ना कोई ताल ठोकेगा जेएमएम से, मानेगा तो नहीं जो लोग काम कर रहे हैं। तो एक तो भीतर की बगावत, और उसके बाद रांची विधानसभा सीट के लिए जैसे ही महुआ माझी जी की घोषणा किया गया नाम का, वैसे ही बड़ा आरोप निकलकर सामने आ गया। पहला आरोप जेएमएम पर लग गया, महुआ माझी पर, कि ये बांग्लादेशी हैं, ये कह रही हैं रानी कुमारी जी जो आरजेडी की नेत्री हैं। और दूसरा कांग्रेस से निकल कर आ गया कि आदित्य विक्रम जायसवाल ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साध दिया कि ये रबड़ स्टैंप बनकर रह गया, उससे ज्यादा इनका कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। शहनवाज, देखिए, सबसे पहले बात दिनेश विलियम मरांडी की करें, उनके साथ सचमुच में बहुत बेइंसाफी हुई है। वो उनकी जो लेगेसी है वो साइमन मरांडी की है। साइमन मरांडी बहुत ही पिलर के जैसे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन के बहुत ही पुराने साथियों में थे। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार उन्होंने भी कोशिश की थी बगावत करने की, बीजेपी में वो गए थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर बाद में वापसी कराई उनको, परिवार के जैसा कुछ मामला था तो हेमंत सोरेन ने पहल करके फिर से उनको टिकट दे करके फिर जितवाया। अब उनका निधन हुआ फिर उपचुनाव में, फिर दिनेश विलियम मरांडी इस बार भी चुनाव में जीते हैं। तो दिनेश विलियम मरांडी एक झामुमो परिवार के एक बहुत ही इंटैक्ट सदस्य है, उनके साथ ऐसा हुआ है तो जाहिर है उनकी जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है वो बिल्कुल सही लगती है। और जाहिर है उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जिसका जिसका भी नाम लिया है, वो सब बिल्कुल इस वक्त उनके मुंह से जायज़ जैसा कन्विंसिंग महसूस हो रहा है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हेमलाल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से लाए गए हैं। उनको अगर कहीं से चुनाव नहीं भी लड़ाते तो आगे सांसद, राज्यसभा वगैरह भेज करके इधर उधर कहीं एडजस्ट किया जा सकता था, वो उतनी शिकायत नहीं करते। लेकिन एक सिटिंग विधायक को जो अब मैं वहां पर गया हूं, खास करके लिट्टीपाड़ा में साइमन मरांडी का जो घर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरह से मुख्यालय है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीर कमान, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता है वहां। रो रहे थे तो, सर आज उनके साथ शहनवाज, आज उनके साथ दिनेश विलियम मरांडी के साथ जो लोग थे, अभी हमारी टीम वो तस्वीरें भी दिखाएगी, भावुक थे और मतलब लगातार रो रहे थे, फपक फपक कर कि अपनी पार्टी से, उस जामुमों से अलग होना पड़ रहा है जिसको खून से सींचा है। हाँ बिल्कुल, रोना लाजमी है। मैंने कहा कि मैं साइमन मरांडी के भी काफ़ी करीब था। मैं जब साइमन मरांडी के हिसाब से कोई भी पॉलिटिक्स होती थी, कुछ भी होता था, उनका बयान होता था तो मैं ही लिया करता था। उनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और दिनेश को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और ये कभी सोच भी नहीं सकते बगावत के बारे में। लेकिन अब ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ होगी जो सिटिंग विधायक है, यूं भी युवा, सबसे कम उम्र का विधायक अगर अनूप सिंह है तो दिनेश भी कोई बहुत ज़्यादा एज उनका भी नहीं है, दोनों बराबर के मानेंगे। इनके आगे पूरा लंबा कैरियर है, जामुओं की लेगेसी है पीछे से, पूरे वोट है, पूरे में उनका समर्थन है, पूरी जनता भी बहुत रो रही होगी। मुझे लगता है कि आज पूरा उदास होगा लिट्टीपाड़ा इसको लेकर के, और साइमन मरांडी की आत्मा भी आज रो रही होगी क्योंकि उनके परिवार के साथ ऐसा हुआ है।
और इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि दिनेश विलियम मरांडी वहां से खड़े होंगे तो एक अच्छी फाइट वो दे सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत भी सकते हैं, क्योंकि जनता के दिल में अगर बात लग गई, एक आदमी के बात दिल में लगी तो हम दिन भर उसको चर्चा कर रहे हैं, दिनेश विलियम मरांडी। अगर जनता ने अपनी बात दिल में ले ली तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे और ये ठीक नहीं हुआ है। अब रहा सवाल महुआ माझी का, तो महुआ माझी के पर जो आरोप लगा था, तो मैंने ही वो आरोप अभी महुआ माझी के सामने रखा था। लगभग 7 बजे मैं गया था उनके पास। जाहिर है मैंने उनसे पूछा कि आप पर ये आरोप है, और उन्होंने जो एक नावल लिखा है, जो विश्वविख्यात नावल है उनका, बांग्लादेश की पृष्ठभूमि पर है वो नावल, और भले महुआ माझी कहती हैं कि वो उनका 1932 खतियान में उनके परिवार का नाम है, वो झारखंडी हैं, रांची की हैं। बेशक वो रांची की हैं क्योंकि वो पली बड़ी है यहाँ, एजुकेशन उनकी यहाँ हुई है, लेकिन उनकी जड़ें जो है वो बांग्लादेश की हैं। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उसका जवाब उन्होंने ये दे दिया है कि वो उनके 1932 के खतियान को चेक कर ले कोई भी आदमी, वो झारखंडी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जड़ें 1932 से जुड़ी हुई हैं। एक बार रुक करते हैं अतिथियों का, प्रतुल शाहदेव साहब के पास चलते हैं। प्रतुल साहब, जो सबसे बड़ा सवाल इस समय है, अगर बात करें तो दिनेश विलियम मरांडी साहब का बगावत ये कह रहा है, उसके पहले चंपाई सोरेन, दुलाल भुइयां, कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलनकारियों को दरकिनार किया जा रहा है, और ये बात सभी मान रहे हैं, सभी गुरुजी का सम्मान करते हैं, गुरुजी के साथ होते हैं, हर समय रहा है सर, रहे हैं सब लोग। क्या वर्तमान राजनीति जो है जेएमएम के लिए, उसके मायने अब बदल गए हैं? देखिए, मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुन चुन कर उनके पिता के जितने विश्वास पात्र थे सबको या तो किनारे कर रहे हैं, या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर चल जाएं या उनका टिकट काट दें। या मैं बेबुनियाद बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, किसको किसको उन्होंने पार्टी से अलग किया, फिर मजबूर कर दिया, घुटने टेकवाए, फिर टिकट दिया। अब मैं पिछले लोकसभा चुनाव में, मैं संथाल में काफ़ी दिनों तक था। लिट्टीपाड़ा क्षेत्र ऐसा था जहां हम आज तक आज़ादी के बाद चुनाव नहीं जीत पाए। अभिषेक, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और लिट्टीपाड़ा में जो चुनाव के पिता के निधन के बाद, जो चुनाव के बाद मरांडी साहब विधायक बने थे, तो उनके बारे में एक बड़ी प्रचलित बात थी। उस क्षेत्र में वो जंगल घना, वो जंगल से भरा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक बात बड़ी थी कि यहाँ लकड़ियों की बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तस्करी होती थी। वो चेकनाका से पास करा दिया जाता था। आरोप लगता था स्थानीय प्रशासन की उसमें मिली भगत होती है। पहाड़ियाँ जो आदिम जनजाति होती है वो भी उस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में पहाड़ों में रहती थी। वो घने जंगल से भरा क्षेत्र था। आपको याद हो, एक एसपी साहब थे बलजीत सिंह, मुझे लगता है उनकी शहादत भी उसी क्षेत्र में हुई थी। इतना वो घना जंगल का क्षेत्र था। विलियम मरांडी जी के बारे में कहा जाता है कि विधायक बनने के बाद अकेले वो जेएमएम के एक नेता थे जिन्होंने जंगल की रक्षा का बीड़ा उठाया था। और ये जो लकड़ियों का अवैध तस्करी चल रहा था ना, वो सुनते थे खुद जंगल में जाते थे और ये लकड़ी की तस्करी पर विराम लगाया था। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये पसंद नहीं आया कि कोई आदमी उनके ही जल, जंगल और जमीन के स्लोगन को आगे बढ़ा रहा है? क्यों उनका टिकट काट दिया? उनके बारे में था कि वो एक साइलेंट वर्कर हैं, गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, चूल्हा में बैठते हैं और पूरे समय क्षेत्र में लगे रहते हैं। मुझे लगता है उनकी शायद एक ही जो डिस्क्वालिफिकेशन थी कि जो वहां लकड़ियों की तस्करी चल रही थी उस पर उन्होंने लगाम लगा दिया। तो साहब, अच्छा, लकड़ियों की तस्करी पर लगाम लगाने के कारण ये मेरा आशंका है, क्योंकि वहां लकड़ियों की तस्करी बहुत, आप अपने फील्ड रिपोर्टर से पूछ लें, लकड़ियों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर होता है और बहुत अच्छे कोटि के वहां पर जो है पेड़ आपको मिलते हैं जिनका फर्नीचर बनाने में और तमाम चीज़ों में प्रयोग होता है। बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी होती थी। और विलियम मरांडी साहब ने एक और बहुत दुखदाई बात अपने दिल की पीड़ा को बताते हुए कहा था कि मेरे पिताजी ने गुरु जी को नेमरा से निकालकर दुमका लाने का काम किया, उसके बाद हेमंत सोरेन जी को दुमका लाने का काम किया, चुनाव जिताया। तो उसके बाद अगर उनके परिवार में, अगर एक ही परिवार के 3-3 लोगों को टिकट मिल जाता है, और अभिषेक अभी भी कुछ टिकट घोषणा बाकी है। 4 सर आपने भी तो एक दिया है, सोरेन जी परिवार में, तो हमारे तरफ से ना, हाँ, नहीं, हम मैं तो कह रहा हूं चौथा सदस्य भी चौंका सकता है आपको।
इनके परिवार में जो एक नया सदस्य आया है, संभवतः उसको भी टिकट मिल सकता है। तो मान के भी चलते हैं नया सदस्य जो आया उसको भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है नया सदस्य उनके परिवार में। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी समझ रहे हैं जी। तो अब अगर एक पार्टी से एक ही परिवार के 3-4 लोग लड़ते हैं तो इनका क्या ये गलती बड़ा मामला आप बता रहे हैं, इनकी गलती। मेरी आशंका, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सुनने में आया है। पर एक फाइनल पॉइंट है कि मरांडी की क्या गलती थी? अगर एक परिवार के 3 लोगों को टिकट दिया जा रहा है तो वो तो अपने पिता की विरासत को अच्छे से कायम रखा था। उन्होंने जंगल में पेड़ों की तस्करी और चोरी को कटवाना रुकवाया था। जेएमएम के एजेंडा को एक बार ही उनको टिकट मिला जिसको उन्होंने जीता है एक बार मिलने के बाद। तो पिता की विरासत को बढ़ाया ना, विरासत को संभाला है, आगे बढ़ा। ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा मंत्री का पद भी उनको नहीं दिया गया, बिल्कुल। और वो तो मिनिमम पे थे और वो क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी थे, क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बावजूद और उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने चोर चमार जैसे कुछ लोगों का नाम लेकर कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा तो दिख रही है ना साहब, कि किस तरीके से उनको उपेक्षित किया गया कि वो ऐसी भाषा बोलने को मजबूर हो गए। ठीक है, एक बार सीपीआई से अजय सिंह साहब। अजय सिंह साहब, आप जरा मुझे एक बात बताइए। आपने कहा लोकसभा चुनाव से पहले ही वाम दलीय समझ गए थे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उपेक्षित किया जा रहा है। कारण क्या इसके पीछे? क्या वाम दल के पास कोई विकल्प बचता है? झारखंड में जिस तरीके से जनाधार खोते जा रहे हैं आप लोग, चारों अलग अलग से लड़के एक तो जनाधार खो रहे हैं, दूसरा कि आपके पास बीजेपी में जाने का कोई रास्ता है नहीं, बीजेपी के साथ चलने का, तो आपकी तो मजबूरी है कि आपको जेएमएम के साथ और एनडीए के साथ जाना है। तो ये तो इसका लाभ तो उन लोग उठाएगा ही, राजनीति है तो ये तो उठना ही है कि भैया आप जीत भी जाएंगे 7-8 सीट, तो उसके बाद सत्ता जब सरकार बनानी होगी उस समय आपको मिला लेंगे और आप लोग फिर जाके मिल जाएंगे। देखिए अभिषेक जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जब अभी तक हम लोगों ने जो भी आपने कहा कि हमारा जनाधार, उसका 2 कारण रहा कि हम हमेशा चाहते थे कि इंडिया अलायंस जो जीतेगा उसमें हम कम सीटों पे लड़े या नहीं के बराबर लड़े। तो इस धारणा को, इसके कारण से भी कई क्षेत्रों में जब आप चुनावी राजनीति में रहते हैं, जिस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ते, तो वहाँ की जनता समझती, वहाँ के लोग समझते कि हमारा काम केवल आंदोलन करना है, मुद्दे खड़ा करना है, इलेक्शन के समय उनको दूसरे को वोट देना है। तो इस नाते से भी लोगों में ये जागृति हो रही थी। धीरे धीरे जो हमारा जो लोग विधानसभा में या लोकसभा में जो हमारा प्रतिनिधित्व की जो संख्या जानी चाहिए थी, उसमें कटौतियां हुई। लेकिन जब हम इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को रोकने के लिए हमारी जिम्मेवारी है, जिनकी जो सरकार बनाने की बात करते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। जैसे हमने कहा कि 2005 में भी अगर यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, हम बाहर से समर्थन दे रहे थे। हमने महंगाई के सवाल पर उनको जब विड्रॉ किया तो फिर वो 2014 के बाद कहाँ है सरकार में? न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे आपने नहीं, महंगाई न्यूक्लियर दोनों, न्यूक्लियर डील सबसे बड़ा मुद्दा था। नहीं, न्यूक्लियर डील और महंगाई दोनों था। हमने कहा न्यूक्लियर डील नहीं होना चाहिए, परमाणु करार के मामले पे, और महंगाई, 2 शब्दों को हमने जोड़ के उस समय सरकार से समर्थन वापस लिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या कांग्रेस का अंदर भक्ति बन के चलते हैं। मतलब भविष्य में बीजेपी के साथ भी संबंध बन सकते हैं। बीजेपी के साथ तो हम लोग बोफोर्स के मामले में जब कांग्रेस को हटाने किया था, बोफोर्स राजीव गांधी का सभी एक साथ मिलकर लड़े, तो सब मिलकर हटाने का काम किया। ये भविष्य की राजनीति में पलटवार, राजनीति में मुद्दे आधारित राजनीतिक होता है, लड़ाई बन गई, अस्तित्व की भी लड़ाई बनती है। मैंने कहा कि जब आप बोफोर्स का मामला आया था 300, मतलब इतना बड़ा प्रचंड। मतलब आप देखें अजय साहब, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि एक तरफ लोजपा का यहाँ जनाधार नहीं है, तो जनार्दन पासवान जो भाजपा के हैं समर्पित, जनार्दन पासवान को लोजपा की टिकट से लड़ाया जा रहा है कि भाई गठबंधन का दल है तो लोजपा को भी सम्मान देना है। जदयू को दिया गया, जदयू को 2 सीटें दी गई। राजा पीटर साहब को पर दाव खेला गया। राजा पीटर साहब अभी भी आरोपी हैं, दाव खेला गया। सरयू राय साहब तो खैर पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो उन पर आजसू के साथ समन्वय बनाया गया। आजसू के साथ भी जो थोड़ी बहुत मान मनोबल का था, रोशनलाल चौधरी को लेकर मामला था, तो बीजेपी ने उनको भी अपने पाले में लेकर टिकट दे दिया, क्योंकि राजनीति जैसा कहते। और दूसरी तरफ INDIA गठबंधन है, कुनबा ही नहीं संभल रहा है साहब। कभी आरजेडी फिसल जा रही है, कभी भाकपा माले फिसल जा रहे हैं, कांग्रेस में अंतर्घात भीतरघात, इतनी सारी बातें हो रही हैं। जेएमएम में नया विरोध शुरू हो गया है। महत्वाकांक्षा जब राजनीति की होती है, जब कह रहे कि सत्ता पे जब काबिज हो जाए, तो उनके बाद ये समझ में आ रहा था कि हमारे इर्द गिर्द न्यूक्लियस बनने की कोशिश करता है कोई भी सत्ता का जो केंद्र होता है, तो न्यूक्लियस बनने का कोशिश है। उनको लगता है, जैसे अभी आपने कहा हरियाणा में चंद सीटों के कारण चुनाव आ रहे,
छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा था कि पूरी जनता कह रही है कि जहां जहां वो लोग जीते हर जगह आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग झंडा गाड़ रहे हैं। नहीं चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, उनको राजस्थान की लग बात रहा था करें, कि हमारे सिवा तो कोई है 100% नहीं, ये था, हमारे सिवा विपक्ष में कोई नहीं, हम अल्टरनेट हैं और उसी का खामियाजा भुगत, उसका खामियाजा भुगत रहे तो हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं झारखंड भी इससे अछूता नहीं रह सकता? झारखंड में भी अगर जिस तरह से उनका ट्रेंडिंग चल रहा है जी, आपको लगता है जहां 1000-2000 की मार्जिन होगी, हाँ बिल्कुल ऐसी कई सीटें हैं, कई सीटें होंगी। और कहीं ना कहीं आप गठबंधन के अगर साथियों को ही नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो सीपीआई हो, जो भी लोग खड़े होंगे तो नुकसान किस विचारधारा को करेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वोटर्स की हम जिस ब्लॉक में काम करते हैं, जिस ब्लॉक के लिए हम काम करते हैं, नुकसान तो होना ही है, होना ही। चलिए एक बार संजय रंजन साहब के अभिषेक पास जाते बस हैं। सिर्फ एक लाइन देखिए, क्या होता है ना, पब्लिक में भी मैसेज आता है कि फलाना गठबंधन है, उसने अपने सारे सहयोगियों को समेट कर एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन बनाया, और दूसरे सामने जो सत्ताधारी गठबंधन है उससे तो अपने सहयोगी नहीं समझ रहे, तो यहाँ 2+2 कुनबा नहीं संभलेगा तो सर राज्य कैसे संभलेगा? जी, पहले कुनबा संभालेंगे तब तो राज्य संभालेंगे। संजय रंजन साहब जी, रांची की महाभारत पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूं। रांची का जो आंकड़ा मैंने बनाया है, देख रहा हूं विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,46,765 से अधिक है। 1,81,603 पुरुष हैं, वहीं 1,65,129 महिलाएं हैं। 47.7% पुरुष और प्रतिशत और पुरुष 52.8, महिला 47.7 और पुरुष 52.8%। इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का दर 87% से अधिक है। अब आंकड़े बता रहे हैं 2014 में जो आंकड़े दिखे हैं वहां पर सीपी सिंह साहब को 2019 में जो वोट मिले हैं 79,646 और महुआ जी को 73,742, महज 5,904 वोट से महुआ जी हारी थी चुनाव। इस बार जो महुआ मांझी को लेकर महाभारत छिड़ गई है विपक्ष के दलों में, और कहीं ना कहीं तो राजनीति में आप लोग भी इससे अछूते नहीं होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट सीधा आरोप भी नहीं लगा सकता, मैं बस इशारा कर सकता हूं। तो यही कारण तो नहीं है कि सीपी सिंह साहब की गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है महुआ मांझी को देखते हुए, इसीलिए महुआ मांझी पे इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, उनकी पार्टी भी एग्रेसिव हो गई है और आप लोग तो एग्रेसिव है ही। इस बार करारी शिकस्त होगी जी, उसके कई कारण हैं, कारणों की समीक्षा अभी संभव भी नहीं है, मगर मैं एक छोटा सा तर्क देता हूं आपको। महिलाओं का प्रतिशत, वोट प्रतिशत जो है वही तय करेगा कि इस बार रांची की सीट कौन जीतेगा। जी, ओबीसी मतों द्वारा ही ये फैसला होगा, मतलब ओबीसी फैक्टर इस बार का सबसे बड़ा फैक्टर है। और ओबीसी के जितने भी ओबीसी के अंतर्गत इस फैब्रिक में जितनी भी जातियां आती हैं, उन्होंने महसूस किया है कि पिछले 5 वर्षों में उनके लिए कुछ नहीं किया गया, उनकी जो फरियाद थी वो नहीं सुनी गई। रिजर्वेशन हो, नौकरी हो, बहुत सारे विषय हैं। और युवाओं के जो रोजगार का विषय था उसके साथ जो चीटिंग हुई है उसको ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि अर्बन वोटर है, ये बहुत ही वोकल, बहुत ही कठोर और निर्णय लेने वाला वोटर है। इसलिए मुझे लगता है करारी शिकस्त होगी और फासला 30,000 से ऊपर का होगा, मुझे ये पक्का विश्वास है। एक आपको बस आंकड़ा बता दूं, मैंने 2019 का बताया जिस पर आपने ये दावा कर दिया। 2014 का जो आंकड़ा है, सीपी सिंह साहब को 95,760 वोट मिले थे और महुआ मांझी जी को 36,897 वोट मिले थे। ये फासला बहुत बड़ा था, लेकिन 2019 में ये फासला घटकर 5,904 पर आ गया। आप एंटी इनकम्बेंसी का के हालात देखिए, 6 साल से 6 बार से विधायक है सीपी सिंह साहब, लेकिन कहीं ना कहीं जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन उस समय ये सरकार में मंत्री भी थे, अभी ये विधायक हैं। महुआ मांझी साहिबा, आज तक सीवरेज का हम लोग टैंक खोज रहे हैं सर, पता नहीं कहां बनेगा। महुआ मांझी साहिबा राज्यसभा की सदस्य थी, हैं, उसके पहले वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा भी थी। आपने शुरुआत में ही जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था उसको जरा सा रिकॉल कीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है उसके मन में ये बात है, जो प्रश्न आपने उठाया ये सवाल इसके मन में भी है कि आखिर यही क्यों, बार बार यही क्यों। अगर इनको राज्यसभा हमने भेजा था, बिल्कुल अंततः तो जनता के ही मतों का रूपांतरण है राज्यसभा में जाना, तो आखिर जब इनको हमने भेजा था तो फिर वापस क्यों आ रही है। तो ये सारे सवाल हैं, इकट्ठे होंगे और ये हारेंगी। इसलिए हारेंगी
कि आज एनडीए गठबंधन एकमुश्त है, बिल्कुल इकट्ठे है, इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है और इसलिए इस बार की लड़ाई में एनडीए एडवांटेज की स्थिति में है। जैसे टेनिस में कहते हैं ना एडवांटेज, तो ये एडवांटेज की स्थिति में है और ब्रेक पॉइंट हमारे पास है, हमारी पार्टियों के पास। चलिए ब्रेक पॉइंट आपके पास है। अभिषेक, एक फाइनल प्रश्न महुआ मांझी जी से इस सेगमेंट के अब अंत हो रहा है, जल्दी बात आपको महुआ मांझी जी, आप और आपके समर्थक पक्का इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। आपसे आग्रह है कि जब ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनोसेंस प्रूव करने की, तो वो उस व्यक्ति पर होती है जो सत्ता में होता है या जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होता है। आप ही के गठबंधन की एक बहुत ही सीनियर नेत्री ने आप पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया, तो आपसे आग्रह है कि आप तमाम कागजात और ओरिजिनल खतियान, कृपया डुप्लीकेट खतियान ना दिखाएंगे, वो लेकर ये प्रूफ कर दे कल। दूध का दूध, पानी का पानी हो केंद्र में जांच तो करवा, अभी आप लोग तो 4-5 साल के लिए फिक्स है केंद्र में, जांच करवा लीजिए। राज्यसभा सांसद भी तो है सर, नहीं देखिए, और इस्तीफा तो अभी दे नहीं रही है। चुनाव हारेंगी तो फिर से तो सांसद तो रहेंगी ही, ऐसा तो है नहीं कि सांसद का जो फॉर्म भरना होता है उसमें खतियान का जिक्र नहीं होता, उसमें एड्रेस लिखना होता है। अच्छा। तो एड्रेस में इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, हम तो खतियान की बात करें। मैडम, सिर्फ 1932 का खतियान ओरिजिनल वाला पंजी 2 में आपका नाम, ये 2 दिखा दे। कुछ बोल रहा था जैसा, बात पूरी कर ले। हाँ, मैं संजय रंजन एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ओबीसी फैक्टर होगा। अगर ओबीसी फैक्टर होगा तो सीपी सिंह जी को वोट नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए कि 27% से 14% आरक्षण को किया था और एससी का आरक्षण जो 14, एसटी का जो आरक्षण 14। आप लोगों ने 5 साल में क्यों 14 से 27? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर उस आंदोलन के बाद कर रहे तो आपने घटाने का काम किया। अजय जी, तो ये मैं सरकार का नहीं हूँ, मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये हमने डिमांड किया कई बार, हम लगातार, तो मतलब तो दोनों आरोपी हो गए ना सर, जैसे सीपी सिंह वैसे महुआ जी, किसी ने नहीं सुनी आपकी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर ये आप बोलते ओबीसी पर डिपेंड करता तो इसका तो खमियाजा जेएमएम को क्यों देंगे सर? जेएमएम ने कहां बढ़ा के 14? आपको तो वही सोचना चाहिए, सीपीआई से कैंडिडेट दीजिए आप, ओबीसी को सोचना चाहिए ना फिर कि किसके पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करा दिया सरकार ने, नगर निकाय का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने जा रहे थे, तो ओबीसी के प्रति इनकी सोच। चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं, एक ब्रेक के बाद लौटूंगा तो हेमंता साहब की हुंकार सुनाऊंगा आपको। आज हुसैनाबाद में कमलेश सिंह साहब का नामांकन था। कमलेश सिंह साहब ने भी बड़े तीखे अंदाज में तेवर तल्ख करते हुए कह दिया कि मैंने हेमंत सोरेन साहब के साथ जाकर बड़ी गलती कर दी। सबको बाद में यह पछतावा होता है। अब अभी फिर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन निकल रहा है कि पता नहीं अब 2-3 दिन के अंदर लुइस मरांडी जी, कुणाल सारंगी जी क्या कहेंगे। गणेश महाली के अलावा तो सरायकेला में विकल्प बचा नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा नजारा क्या होता है। तुरंत लौटता हूं एक ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।